नमस्कार दोस्तों, वेद स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपातकालीन उपबंध को देखेंगे और हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल जो होता है, कैसे लगता है ये, किस तरह इसका अनुमोदन होता है और किस तरह की समाप्ति होती है और उससे संबंधित जो भी वाद हैं उनको भी हम देखेंगे और इसको हम पूरा विस्तार से देखेंगे क्योंकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जो भी एग्ज़ाम होगा एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, इसकी हमारी पूरी गारंटी है क्योंकि इसको हम बहुत ही विस्तार से देखेंगे हम कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता कैसे है, इसका जो आधार है क्या है ये, वहीं जो राज्य आपातकाल इसका आधार क्या होता है, वित्तीय आपातकाल कैसे लगता है, इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार से देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार अगर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपातकाल से कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में तो उसको आप हल करने में सक्षम रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। जो आपातकाल है, जो इसका उपबंध दिया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल है जो अनुच्छेद 352 में, और इसका जो आधार है ये 3 आधार पर लगता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो इसका पहला आधार है ये है युद्ध या बाहरी आक्रमण। उसके बाद जो है इसमें आ गया है सशस्त्र, जो है सशस्त्र विद्रोह। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन है उसके तहत इसको समाप्त करके जो आंतरिक अशांति थी, जिसके तहत इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगवाया था, इसको समाप्त करके मोरारजी देसाई ने इसमें लाके रख दिया सशस्त्र विद्रोह। पहले ये नहीं था। वहीं उसके बाद है जो अनुच्छेद 354 है, 356 के माध्यम से लगता है राज्य आपातकाल, या इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसी का नाम संवैधानिक आपातकाल भी है, जिसे आप अनुच्छेद 356 के माध्यम जानते हैं। उसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 में दिया गया है। ये सब जो आपातकाल हैं राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं। और अनुच्छेद 352 में ही मंत्रिमंडल जो शब्द है इसके बारे में कहा गया है कि मंत्रिमंडल क्या होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल की जो लिखित सिफारिश है उसी के आधार पर 352 जो है अनुच्छेद, इसमें जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ये मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही लगता है। अब पहले ऐसा नहीं होता था। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल का उपबंध है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं एक बार। जो राष्ट्रीय आपातकाल का उपबंध है ये भारतीय संविधान जो भाग 18 है, अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका उल्लेख दिया गया है। और लिया कहाँ से गया है ये? तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। और लगता किस लिए है, इसको किस लिए जोड़ा गया है भारतीय संविधान में? अगर आपातकाल को जोड़ा गया है तो किस लिए जोड़ा गया है, किस कारण से जोड़ा गया है? तो इसका जो कारण था मेन ये था कि जो संप्रभुता है भारत की, अखंडता है, एकता है एवं संविधान की सुरक्षा करने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत से बाहरी तत्व अगर कोई भी अगर आते हैं तो किस तरह सुरक्षा की जाए, संविधान की संप्रभुता कैसे रक्षा की जाए, कैसे अखंडता बजाई जाए अपनी, इसके लिए इसको रखा गया था। और जो भारतीय संघ है आपातकाल के समय संघात्मक जो मामला है इसका, इससे एकात्मक की तरफ ये रूपांतरित हो जाता है। जो हमारा आपातकाल है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राज्य आपातकाल, इसी को राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है और इसी को संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है, जो कि 356 के तहत लगता है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये कितने लगता है? 352 के तहत। और एक आता है वित्तीय आपातकाल जो कि लगता है 360 के तहत ही। इसको हम पूरा ही विस्तार से देखेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो इसकी उद्घोषणा कैसे होती है राष्ट्रीय आपातकाल की? जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसकी जो उद्घोषणा है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करता है। जब कभी राष्ट्रपति को आभास हो जाता है कि भारत या उसके किसी भी क्षेत्र में सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह
का खतरा उत्पन्न हो रहा है तो वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के वास्तव में घटित होने की पूर्व भी की जा सकती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाई जाएगी तो इसे बाह्य आपातकाल भी कहा जाता है। वहीं जब इसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर लगता है इसको आंतरिक आपातकाल कहते हैं। यहाँ का क्वेश्चन कई बार आया है कि जो आपातकाल लगता है युद्ध का और बाह्य का, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बाह्य आपातकाल। वहीं जो सशस्त्र जो विद्रोह होता है उसकी जो आधार पर लगता है उसको कहते हैं आंतरिक आपातकाल। जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान में जो सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मोडरती देसाई ने इस पर कर दिया था आंतरिक अशांति। जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है, जब मंत्रिमंडल इस आशय के विनिश्चय की लिखित सूचना देता है तब ये लगता है, क्योंकि इसको पहले जैसे मन के उसे लगा दिया जाता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको संशोधित किया गया। राष्ट्रपति भारत की किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 से लगाया गया था, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। जो 38वां संविधान संशोधन था 1975 में तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा गया था, लेकिन जब 44वां हुआ तो फिर इसको समाप्त कर दिया गया था। इसी संबंध में एक वाद आया था, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का बात था ये। इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है असंबद्ध तथ्यों या हठ धर्मिता के आधार पर अगर लगाई गई है तो उसको आप अदालत में चुनौती दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते हैं। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जो उसकी समय अवधि क्या होती है, अनुमोदन कैसे होता है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसकी जब घोषणा हो जाती है तो 1 माह के भीतर, घोषणा के 1 माह के भीतर दोनों सदन अनुमोदित कर देना चाहिए इसको। अगर अनुमोदन के पश्चात आपातकाल की जो अवधि है ये 6 माह तक बढ़ा दी जाती है, अन्यथा ये समाप्त हो जाएगी। यदि आपातकाल की जब घोषणा होती है उस समय जब लोकसभा अगर विघटित हो 1 माह के अंदर में और 1 माह के दौरान उसका विघटन हो गया जाता है तो राज्यसभा इसका अनुमोदन करेगी। जब लोकसभा आए तो 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन करना पड़ेगा, नहीं तो ये समाप्त हो जाएगी। उद्घोषणा के अनुमोदन का संकल्प प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या और बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य जो होते हैं उसका 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। इस विशेष बहुमत का जो प्रावधान है ये 44वां संविधान संशोधन 1944 में दिया गया था, इसके पहले ये नहीं था। अब देख लीजिए यहाँ पे विशेष जो बहुमत होता क्या है, ये होता है कि जो सदस्य संख्या के बहुमत तथा जो उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत, जो वहाँ पे उपस्थित हो उनका बहुमत होना चाहिए। सदस्य जो हो कुल सदस्य, जैसे अगर मान लो 500 सदस्य हैं अगर वहाँ पे, तो उनका कम से कम जो होता है बहुमत यानी 251 होना चाहिए और इसका 2/3, तो इसे कहते हैं विशेष बहुमत होना चाहिए, तभी ये पारित होगा। इसकी समाप्ति कैसे होती है? समाप्ति एक तय होती है जैसे कि अगर लोकसभा और राज्यसभा इसको आगे पारित ही ना करे तो, यानी देखिए जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है इसकी राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय इसको वापस लिया जा सकता है, संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं दूसरा नंबर जो इसमें है, यदि लोकसभा आपातकाल के जारी रखने के अनुमोदन का जो प्रस्ताव है इसको निरस्त कर दे तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा। वहीं 44वां जो संविधान संशोधन था इसमें कहा गया था कि यदि वो चाहे, लोकसभा अगर चाहे तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको वापस ले सकती है। यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य आशय का प्रस्ताव यानी जब सत्र चल रहा हो तो अध्यक्ष को अन्यथा राष्ट्रपति को दे दे। ऐसी स्थिति में प्रस्ताव मिलने के 14 दिन के भीतर लोकसभा एक विशेष सत्र का आह्वान करेगी और इसको बहुमत से पारित करके आपातकाल की जो घोषणा है उसको समाप्त कर देगी। राष्ट्रीय जो आपातकाल लगता है इसके प्रभाव क्या होते हैं?
तो इस पर कार्यपालिका का प्रभाव पड़ता है, विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है और वित्त पर, इन सबको हम देखेंगे यहाँ पे। अगर अभी हद तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो यहाँ पे कार्यपालिका पर प्रभाव पड़ता है इनका। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद राज्य की कार्यपालिका सख्त केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। ये कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 353 में। विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विधायिका पर प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर संसद को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि ये जो राज्य सूची है उस पर वो कानून बना सकता है। उसके बाद है आपातकाल लागू होने पर राज्य सूची में जो वर्णित विषय होते हैं उन पे राष्ट्रपति जो है अध्यादेश भी जारी कर सकता है। संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में राज्यों के विषय पर जो बनाए गए कानून होते हैं आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी होते हैं वो। वहीं जो वित्त है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को शक्ति मिल जाती है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के वितरण में बदलाव कर सकता है वो। जिसमें आपातकाल समाप्त होता है तब तक ये रहेगा। वहीं जो लोकसभा और विधानसभा है उनके कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो संसद को ये अधिकार है कि लोकसभा या राज्यसभा का जो कार्यकाल है उसको एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। किंतु ये विस्तार आपातकाल की समाप्ति के 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता है। वहीं जो मूल अधिकार है इन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर वर्णन करते हैं। अनुच्छेद जो 19 है इसमें कहा है कि अनुच्छेद 358 के अनुसार जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त जो 6 मूल अधिकार हैं स्वतः निलंबित हो जाते हैं। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन था के दौरान इसमें राष्ट्रीय आपातकाल या युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाई गई हो तब अनुच्छेद जो 19 है द्वारा प्रदत्त 6 जो मूल अधिकार हैं स्वतः निलंबित हो जाएगी। लेकिन यदि राष्ट्रीय आपातकाल जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाई गई हो तो अनुच्छेद जो 19 है ये स्वतः निलंबित नहीं होगी। इसके लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जो आपका मौलिक अधिकार है यदि वो राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अगर हो तो जो 19 है ये स्वतः निलंबित हो जाएगी। लेकिन अगर आंतरिक अशांति का मामला है तो वहाँ पे राष्ट्रपति जो है उनको आदेश पारित करना पड़ेगा। वहीं जो अन्य मूल अधिकार हैं आपकी उनमें कहा गया है कि जो अनुच्छेद 359 के अनुसार है मूल अधिकारों में परिवर्तित करने संबंधी अधिकार को निलंबित करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। 44वां संविधान जो संशोधन था 1978 के तहत ये प्रावधान किया गया कि जो आपातकाल के समय है अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दोनों प्रभावी रहेंगे। यानी जो अपनी जीवन जीने की स्वतंत्रता है वो भी प्रभावित वो रहेगी और वहीं है जो कुछ मामले में जो संरक्षण है वो भी अनुच्छेद 20 और 21 ये दोनों जो है ये चलती रहेगी। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वहीं जो अगला है दूसरा राज्य आपातकाल जो कि अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। इसी को राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। ये किस तरह लगता है? तो अनुच्छेद जो 356 के अनुसार राष्ट्रपति को जब ये समाधान हो जाए कि जो राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाती है। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दे तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर देता है। जो अनुच्छेद 365 है इसमें प्रावधान किया गया है कि जब कोई राज्य केंद्र की कार्यपालिका द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं कर रहा हो तो राष्ट्रपति उस राज्य की राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। जो इसका अनुमोदन है और समय अवधि है इसमें क्या है? तो जो इसमें राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा के पश्चात 2 माह तक ये प्रवर्तित रहता है। किंतु 2 महीने के भीतर दोनों सदन साधारण बहुमत से उस घोषणा को पारित कर दें तो ये 6 माह तक प्रवर्तित रहता है।
यदि राष्ट्रपति शासन के दौरान लोकसभा विघटित हो, ऐसी स्थिति में राज्यसभा उसका अनुमोदन करेगा और नई लोकसभा गठन के 1 माह के भीतर इसका अनुमोदन कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि होती है वो 3 वर्ष होती है, परंतु 1 वर्ष से अधिक तक राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए संसद द्वारा संकल्प तभी पारित किया जा सकता है जब कम से कम 2 जो है शर्त उपस्थित हों। पहली जो शर्त है उसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो, यानी संपूर्ण भारत या उसके कुछ भूभाग में तो परिवर्तन हो सकता है। ये जो अनुच्छेद 356 का 6 है के अनुसार चुनाव आयोग प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में चुनाव कराना असंभव है, अतः राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। तभी उपयुक्त दोनों जो शर्तें हैं ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ी गई थी। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा प्रदत्त किया गया संसद द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा 6 माह तक ही परिवर्तन रहेगी। ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे 1 वर्ष कर दिया गया था। जो राष्ट्रपति शासन है उसकी उद्घोषणा के प्रभाव, उस पर प्रभाव क्या होते हैं, एक बार इसको हम देख लेते हैं। जो उसके प्रभाव हैं, कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है इससे, ये होता है जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति उस राज्य के लिए अथवा सभी शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है वो, और वहीं पे राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है, संसद या राज्य विधायिका की जो शक्ति है उसका प्रयोग करेगी। राष्ट्रपति ऐसा उपबंध भी कर सकता है कि राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित किन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के परिवर्तन को निलंबन करना। वहीं जो विधायिका पर प्रभाव है, अनुच्छेद 357 के तहत जब राष्ट्रपति ये घोषित करता है कि राज्य की विधायी जो शक्तियां संसद द्वारा प्रयोग की जाएंगी, ऐसी स्थिति में संसद सक्षम होगा कि राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति को प्रदान कर दे तथा राष्ट्रपति को ये छूट दे दी जाए कि राज्य की विधायन शक्ति किसी अन्य प्राधिकारी को दे सकता है। 1994 ईस्वी से पहले राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती थी तो संबंधित राज्य की जो राज्य सरकार को बर्खास्त तथा राज्य के विधानमंडल को विघटित कर दिया जाता था, लेकिन इससे संबंधित एक वाद आया, SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994, जिसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि राष्ट्रपति शासन में राज्य सरकार बर्खास्त की जा सकती है, राज्य का जो विधानमंडल है विघटित किया जा सकता है जब 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदन द्वारा अनुमोदित किया गया हो। तो जब तक संसद इसका अनुमोदन नहीं करेगा तब तक जो है राज्य विधानमंडल है उसको विघटित नहीं किया जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य धर्मनिरपेक्षता को लागू नहीं करवाता, ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य में आपातकाल की स्थिति बन गई है, ऐसा मानना राष्ट्रपति के लिए विधिपूर्ण होगा। वहीं जो वित्तीय आपातकाल है जिसका उपबंध दिया गया है, ये अनुच्छेद 360 में दिया गया है और कहा गया है इसमें यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय जो साख खतरे में है तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जो उसका अनुमोदन और समाप्ति है, वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा होती है 2 माह तक लागू रहती है। यदि इसके भीतर संसद के जो सदन हैं दोनों साधारण बहुमत से इसको अनुमोदित कर दे तो वित्तीय आपातकाल जो है अनिश्चित काल के लागू होती है। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के दौरान या घोषणा के 2 माह के भीतर लोकसभा विघटित हो जाती है, इसी स्थिति में जब नई लोकसभा गठन होगा तो 1 माह तक उद्घोषणा परिवर्तित रहेगी, परंतु इस अवधि में इसे राज्यसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक है, क्योंकि बिना राज्यसभा की मंजूरी के काम हो नहीं पाएगा। इसकी उद्घोषणा का प्रभाव कैसे होता है, जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव है, किसी राज्य को ऐसे वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों को पालन करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है। संघ के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या सभी व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है। वहीं जो है राज्य के अधीन जो कार्य करते हैं उनके भी वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों में कमी की सकती है। राज्य विधायिका द्वारा
जो पारित धन विधेयक या वित्त विधेयक हैं को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने यहाँ पे आपातकाल बहुत ही विस्तार से देखा है, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।